हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जिसमें हम पास्ट ईयर्स पेपर्स जो यूपीएससी के हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। और इस पास्ट ईयर्स पेपर्स में हमने टारगेट किया है जनरल स्टडी पेपर 2 यानी कि CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस कड़ी में 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ठीक है, आपको तो पता ही है CSAT कितना ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। खैर, तो इस कड़ी में 2014 और 15 के पेपर को कंप्लीट कर लिया गया है और 2016 का 2 पार्ट आ चुका है और इस 2016 के पेपर का ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, पार्ट 3। और आपका रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का पैसेज इंग्लिश का आपके सामने, और ये क्वेश्चन है 64 जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन की क्रिटिकल मैसेज क्या हो सकता है। ठीक, तो वैसे तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जो पीछे में पर्सपेक्टिव चल रहा है, जो नज़रिया चल रहा है, वो सेम ही काम करेगा, जो ट्रिक्स हैं वो सेम ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो और पैसेज तो आपको ऐसे भी पढ़ना है, रीड करना है। तो चलिए हम अपने हिंदी का पैसेज देखते हैं। तो ये है हमारे हिंदी का पैसेज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें है निर्णायक संदेश क्या हो सकता है। निर्णायक संदेश क्या हो सकता है, तो निर्णायक संदेश में हो जाता है कि अब नीचे में जो दिए गए हैं उनमें सबसे वैलिड वाला हम ढूंढेंगे कि क्या है जो पैसेज को कन्वे करता है। और संदेश हमेशा ऑलमोस्ट आपको आखिरी में मिलता है। जनरली मैं बता रही हूँ अगर ट्रिक के हिसाब से सोचा जाए तो, बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि ट्रिक अपनी जगह पे वो कभी कभी कहीं कहीं काम कर सकता है, हमेशा नहीं। और जो सबसे अच्छा चीज़ है इसमें बताया गया हुआ है यूपीएससी की तरफ से कि जो पैसेज है उसका जो आंसर है वो इस पैसेज पे आधारित होगा, तो आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या लिखा है पैसेज में और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पैसेज कहता है कि यदि हम 2050 की ओर देखें जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो यह प्रश्न है कि कौन सा आहार सर्वोत्तम होगा। तो ये 2050 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या सबसे अधिक बेनिफिशियल वाला आहार होगा, फूड होगा, यानी सुपर फूड हो सकता है। उसके बारे में एक नई अति आवश्यकता बन गया है, तो ये बहुत ज़रूरी बन गया है अभी। आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे। ठीक है, बहुशाखन तो अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या कहते हैं, तो इस ग्रह से संबंधित बहुशाखन होंगे। समान रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान, ठीक है, विकासशील देशों की बात है, खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पादन के आहार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा आहारित भोजन समझ रहे हो कि क्या हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकते हो कि दूध पी लो या दूध से संबंधित खा लो, पनीर खा लो, मच्छी खा लो, मांस मीट। यही सबसे ज़्यादा विकासशील देशों का नज़रिया है कि इस तरीके का फूड को लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा आहारित भोजन है। ठीक, पर ये जो फूड्स हैं, ये जो मांस मछली और डेयरी हैं, ये भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिकृष्ट अनाज, गिरी फसलों, फलों पर निर्भर करने वाली प्रकृति की तुलना में अधिक दबाव डालते हैं। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित झुका हुआ पैसेज है। और आपको पता है कि जो मांस मछली और डेयरी फार्म्स हैं वो भूमंडलीय में किस तरीके से योगदान करते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है इन्वायरमेंट में, तो इस कारण से तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे और बस इतने आधार पे हम देखेंगे कि निर्णायक संदेश क्या हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। तो हाँ, ये बात सत्य है और यहाँ पे ये बात कंफर्म भी करता है ये लाइन। ठीक, दूसरा है, लेकिन आपको ना संदेश में ना इस तरीके का लगेगा कि
ये बात सत्य है वाली टाइप की फीलिंग आएगी। 2-3 ऑप्शंस ऐसे लगेंगे, पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है, जो पैसेज से कन्वे हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको सबूत मिल रहे हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है उधर कहीं पे, तो वो हम उसी के साथ जाएंगे। तो चलिए इसको हम ऑप्शंस में रखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि अनाजों, गिरी, फलों और सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। नहीं, सर्वाधिक उपयोगी तो नहीं है। इस वजह से ये क्या करते हैं कि सुपर फूड के नाम पे ये पशु आधारित, डेयरी आधारित जो उत्पाद हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये तो नहीं है सर्वाधिक सुयोग, और इसमें सर्वाधिक भी लिखा हुआ है, तो ये एक स्ट्रीम वर्ड हो गया। ये दूसरा है, ये थर्ड स्ट्रीम वर्ड वाला मैंने आपको सेकंड और थर्ड नंबर पे मैंने बताया है कि ऐसा ये भी है जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। सी ऑप्शन क्या कहता है कि मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपने खाने की आदतों को बदलते हैं। ऐसी बातें तो कहीं नहीं लिखी हैं पैसेज में, तो ये कैंसिल हो गया। डी है भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक नहीं जानते कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो ये बात तो हमको लगेगा कि ये बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि इसका क्रक्स, इसका जो मीनिंग है इस तरीके का निकल रहा है, लेकिन हमको मीनिंग नहीं निकालना है कि मीनिंग क्या आंसर होगा। कि ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बता करने के बाद कि हम अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम होगा। पर संदेश क्या है, ये पैसेज जो पढ़ करके आपको मिल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है आपको? तो ये यहाँ पे है आपको कि पशु आधारित जो खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग है हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये है इंग्लिश का पैसेज 2, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये क्वेश्चन 65 जिसमें मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन पूछा गया है। और ये पैसेज 3, क्वेश्चन नंबर 66, स्टेटमेंट्स दिए हैं। और ये हमारा हिंदी का पैसेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 65, सार्वधिक तार्किक पूर्वधारणा, अजम्पशन, कल्पना क्या हो सकती है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, सकती है, ऐसा वाला चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पूर्वधारणा है यानी कल्पना है, तो उसमें ऐसी बातें होती हैं। तो खैर चलिए पैसेज पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि सभी मनुष्य शैशवावस्था में माँ के दूध को पचाते हैं, परंतु 1000 वर्ष पहले मवेशियों के पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं को एक बार दूध छोड़ने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अच्छा, तो ऐसा ये बता रहे हैं कि 10,000 साल पहले होता था। तो इससे क्या होता था कि पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी, तो कि इसके परिणाम स्वरूप इनमें लैक्टेज एंजाइम का बनना बंद हो गया। ओके, जो लैक्टेज शर्करा को सरल शर्कराओं में तोड़ता है। ठीक, मानव के मवेशी चराने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, और यूरोप, मध्य यूरोप यानी मिडिल ईस्ट कंट्री जो है, और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हुआ। ओके, चीनी और थाई लोगों जो मवेशियों पर निर्भर नहीं थे, वे लैक्टोज असहनशील बन गए, यानी कि उनमें पचाने की क्षमता उस तरीके से विकसित नहीं हुई। यानी कि पैसेज कह रहा है कि मनुष्य में जो है लैक्टेज एंजाइम पचाने की क्षमता पैदा हुई, ठीक, ये मनुष्य से संबंधित है। लेकिन 1000 साल पहले जो मवेशियों से संबंधित जो इन्होंने धारणा बताई है, अभी इंफॉर्मेशन दी है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और यूरोप की कंट्री के साइड पे ना मवेशी को चराने वाले जो है वो लैक्टिक एंजाइम्स से अब बंधे हुए नहीं हैं, वो सहनशील हो गए हैं। लेकिन चीन और थाई में ये सहनशीलता उत्पन्न नहीं हो पाई है। तो बस ये कह रहा है पैसेज। तो अब इसके आधार पर देखते हैं कि क्या होते हैं ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लगभग 10,000 वर्ष पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ। तो ये तो दिया हुआ है, इसमें क्या पूर्व धारणा करना है, ठीक नहीं। तो
खैर चलिए आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं कि बी क्या कहता है, एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थानीय परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। हाँ, तो हमने देखा कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और अफ्रीका में मवेशी चराने वाले अलग तरीके के हैं और चीन और थाई लोग के जो मवेशी हैं उनके अलग कंडीशनिंग है। तो खैर अभी तो 2 है, कैंसिल एक भी नहीं हुआ। तो चलिए सी देखते हैं ऑप्शन। तो केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीर में सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है। ऐसा तो नहीं है, ना ही होता है, ना ही इसमें लिखा है। और दूसरी चीज़ है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड केवल भी लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है कि जो लोग लैक्टोज सहनशील नहीं होते हैं वे किसी भी डेयरी उत्पाद को नहीं पचा सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि वो किसी भी डेयरी, इसमें सिर्फ मिल्क के आधारित बातों को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी वाला एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है और हमारा सेंस भी जाता है कि किसी भी के बारे में नहीं है, सिर्फ मिल्क के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस आधार पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा ये दोनों। तो अब इन दोनों में से हमें बी ऑप्शन ज़्यादा आपको कन्विंसिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा सा दे रखा है और ये पूर्व धारणा नहीं है कि एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थानीय परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे, मैंने बोला ना, ये पैसेज में दिया हुआ है। और जो ऑप्शन ए है कि 10,000 वर्ष पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ था, सबसे पुराना है पशुपालन चलाने का युग। खैर, लेकिन हम पैसेज के आधार पे बात कर रहे हैं, तो हमारा हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। और पैसेज नंबर जो 3 है वो देखते हैं क्या कहता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है, कथन है, नीचे ऑप्शन है, उनमें से लेखक का तात्पर्य क्या है, मतलब लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयाँ विशेष रूप से गंभीर होती हैं, ठीक है। अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों में यानी कि विकसित देशों में तो क्या कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पादन के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पे जो राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, वो मतलब उसका जो एक भाग है उत्पादन का, वो वाणिज्यिक माध्यमों से नहीं गुजरता। मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग्स और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, बहुत कम होती हैं, उनसे नहीं गुजर पाते हैं। देखते हैं इसके आधार पे पैसेज क्या क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, यहाँ तो पैसेज 3 लाइन का है और दिए गए ऑप्शन 4 लाइन के हैं। पैसे से ज़्यादा बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। खैर, ये तो मजाक की बात है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या हैं। आई होप कि आपको पैसेज समझ में आ गया होगा कि पैसेज क्या कह रहा है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इस पैसेज में बताया जा रहा है कि जो अल्प विकसित और विकसित देश हैं, ठीक है, उनके जो राष्ट्रीय आय हैं उनके बीच की तुलना बताई गई है। उस तुलना में जो संकल्प है उसमें जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं वो गंभीर है, क्योंकि इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो वाणिज्यिक जो अल्प विकसित देश है वहाँ के जो राष्ट्रीय उत्पाद हैं वो वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना काम करते हैं, ये है। तो आगे पैसेज के ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। औद्योगिकृत देशों में उत्पादित और उपभोग समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरता है। यानी कि हमने जो निकाला था तक कि अल्प विकसित देशों से राष्ट्रीय उत्पाद नहीं मतलब वाणिज्यिक माध्यमों से नहीं गुजरता, यानी कि गुजरे बिना होता है, यानी कि नहीं गुजरता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विकसित देशों हैं वहाँ पे गुजरता है। तो क्या ये तात्पर्य हो सकता है कहने का। देखो, बातें तो सेम ही होंगी, लेकिन उनमें से सबसे उपयोगी बात जो निकल के आएगी वो क्या होगा। तो ये बात यहाँ पे निकल रही है, इसका मायने दूसरा निकल रहा है कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता है। अगर
अल्प विकसित देशों में ऐसा नहीं होता, तो विकसित देशों में ऐसा होता होगा। तो खैर बी ऑप्शन क्या है कि विभिन्न अल्प विकसित देशों में अवाणिज्यिकृत क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयों की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। तो ये भी बात सही है, कन्वे कर रही है ये बात आपको कि वाकई कठिन बना देता है। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि राष्ट्रीय उत्पाद के किसी भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि होना क्या चाहिए, संदेश नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी क्या कहता है कि राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होना अल्प विकास का चिन्ह है। तो आपको ये भी सही लग सकता है कि हाँ कैसे नहीं गुजर रहा, तो इसका मतलब कि वो अल्प विकसित है। तो नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम आपको सही सही सा लग रहा होगा, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या जा रहा है, तो वो ये तो नहीं है, डी नहीं है। ए में लिखा हुआ है कि वो उत्पादित जो उपभोग समस्त राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरता है, तो ये भी नहीं होगा। बी हमारा ऑप्शन ज़्यादा सटीक बैठता है और ये कन्विंसिंग है, और जिसके बारे में सीधा सीधा सा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी होगा। सॉरी मैंने इसको बहुत छोटा सा था, लेकिन इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको पता है कि जब तात्पर्य, संदेश और इस तरीके की चीज़ें पढ़ी जाती हैं या पूछी जाती हैं, तो इसमें देख रहे हो आपकी लाइन 3 ही दे रखी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे डेफिनेटली। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट ना आपको लग रहा है कि सही सही बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी जिससे आप सही आंसर तक पहुंच पाओ और बाकी ऑप्शंस को गलत कर पाओ, क्योंकि कहीं पे एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर आप इसको कैसे कैंसिल करोगे? तो जो बात ज़्यादा सटीक और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिख रही है, ठीक है, उसको हम चूज़ करेंगे यहाँ पे कि दिए गए हुए बातों में से सबसे बेहतर बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट पैसेज है पैसेज 4, जो कि इंग्लिश का है, और उसमें पूछा गया है मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, यानी कि रिजल्ट क्या होगा। पैसेज नंबर 5, और इसमें वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, फंडामेंटल सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे दे रखा है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा कि फंडामेंटल सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं हिंदी का पैसेज अपना। तो ऑप्शन 4, जिसमें सबसे अधिक तर्कसंगत उपनिगमन, यानी कि परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। तो चलिए पैसेज पढ़ने के बाद जानते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा। वायुमंडल में, यानी कि फिर से ये इन्वायरमेंट रिलेटेड मतलब पैसेज होने वाला है, तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन्वायरमेंट वाले जो पैसेज होते हैं वहाँ पे आपके लॉजिक थोड़े से लग सकते हैं, पूरा पूरा आप आधारित छोड़ नहीं सकते इसमें, मतलब आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर काम में ला सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं कि वायुमंडल में मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पादपों और सूक्ष्म जीवों के बीच एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है, ठीक, जो कि इस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार मृदा को अव्यवस्थित कर सकती है, ठीक। तो इसके प्रभाव जो है वो बता रहे हैं कि अव्यवस्थित कर सकती है मृदा को। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की 2 गुनी है। तो ये अध्ययन में है कि जो मृदा है वो 2 गुनी है। लोगों के द्वारा वायुमंडल में और अधिक कार्बन छोड़ते जाने पर वर्तमान रूप से अस्थिर होती जाएगी। ऐसा अधिकांशतः पादप वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण होती है, ठीक है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस और एक प्रदूषक है, हाँ पता है अपने को। यह पादप वृद्धि को प्रोत्साहित भी करती है, हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है। चूँकि वृक्ष और दूसरी वनस्पतियाँ भविष्य में होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता में फलती फूलती हैं, उनकी जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती हैं, हाँ करेंगी, जो परिणाम स्वरूप
मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज़ कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकती है। यानी कि यहाँ पे पूरे पैसेज में ये कह रहे हैं कि जो हम मानव द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मृदा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मृदा अव्यवस्थित हो जाएगी। कैसे कि एक अध्ययन में बताया गया है कि जो मानव जनित उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वायुमंडल में 2 गुना कार्बन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि अगर वो प्रमोट होंगे तो उनसे संबंधित जो उन पे जो निर्भर जो जीव हैं नीचे में, कीड़े मकोड़े, ठीक है, सूक्ष्म जो जीव है वो भी क्रियाशील होंगे। ठीक है, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। ठीक, तो अब वो क्या होगा कि उनके बढ़ने से, सूक्ष्म जीवों के बढ़ने से मृदा को अपघटित होने ने का जो है ना ज़्यादा मौका मिलेगा। अब उससे क्या होगा, ज़्यादा अपघटित होगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित होगा। तो ये साइकिल है एक तरीके का। तो चलिए देखते हैं कि दिए गए ऑप्शन में से क्या है सबसे सटीक परिणाम। तो ऑप्शन ए है कि सूक्ष्म जीव और पादपों के अस्तित्व के लिए कार्बन डाइऑक्साइड परम आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है, पर ये रिजल्ट के तौर पे ये देखा जा सकता है। चलिए हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करने के लिए मनुष्य पूरी तरह से उत्तरदायी है। मनुष्य की हस्तक्षेपता दिखाई गई है, ठीक है, पर पूरी तरीके से उत्तरदायी है। तो ऐसी बातें रिज़ल्ट के तौर पे निकाली जाएं, वो सही नहीं लग रहा अभी। खैर चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या है, क्योंकि इसमें ना उससे भी बड़ी बात आपको मैसेज दिया जा रहा है, उससे भी बड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं कि मृदा का अपघटन कैसे हो रहा है, कैसे सूक्ष्म जीव ज़्यादा क्रियाशील होंगे तो क्या चीज़ होगा। तो ऑप्शन सी क्या है कि पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव और मृदा कार्बन उत्तरदायी हैं। हाँ है, ये बढ़ोतरी के लिए जो है सूक्ष्म जीव और मृदा कार्बन उत्तरदायी होते हैं। डी ऑप्शन क्या है कि वर्तमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित करता है। हाँ, तो ये सबसे सटीक आंसर दिया मिल रहा है हमें। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, वो बातें आपको पैसेज में भी दिख रही हैं, पर दिए गए जो ऑप्शन में से सबसे जो बेस्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे दे रहे हैं, हमारा ध्यान किस चीज़ पे है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। मानव से उत्पन्न जो हो रहे हैं कार्बन, ठीक है, उत्पन्न हो रहे हैं, वो कारण बन रहे हैं। ठीक है, मानव क्या हुआ, कारण बन रहा है। ठीक, उससे जो प्रभावित हो रही हैं चीज़ें, जो साइकिल चल रही हैं, ठीक है, प्रक्रिया चल रही है कि सूक्ष्म जीव, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो है उत्पन्न हो रही है प्रदूषक के रूप में, वो भी हो रहा है। लेकिन रिजल्टन क्या निकल रहा है, ठीक है, ये सब कारण बन रहे हैं। कारण बनने के बाद जो रिजल्ट क्या हो रहा है कि मृदा का ह्रास हो रहा है। ठीक है, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन होने के लिए जो है मौके मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है वो आपको सटीक आंसर दे रहा है पूरे इसका रिजल्ट, क्योंकि बाकी कारण बन रहे हैं। ठीक है, मनुष्य कारण बन रहा है, वो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये आ रहा है कि वर्तमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। हाँ, और ये यहाँ पे आपको कन्विंसिंग भी लगेगा क्योंकि ये दिया हुआ है। वैसे तो ये सारी ऑप्शन में दिए हैं, मतलब सारी बातें पैसेज में लिखी गई हैं। ठीक है, मनुष्य कारण बन रहा है, मैंने आपको बता दिया कुछ कारण है, कुछ प्रभाव है, लेकिन परिणाम क्या है, ये है ऑप्शन डी। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो पैसेज है हमारा, पैसेज नंबर 5, और इसमें दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि दिए गए पैसेज के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत हल हैं। तो क्या निकलेगा इसका आंसर। चलिए पैसेज पढ़ते हैं कि हल क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसमें सोल्यूशन मांग रहे हैं, और सोल्यूशन किसका चाहिए, विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए। चलिए हल ढूंढते हैं। ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। ओके, कृषि और खाद्य। व्यक्तिगत देशों के स्तर पर मांग आपूर्ति संतुलन
बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है। ठीक है, मांग आपूर्ति जो बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि हम अपनी आपूर्ति खुद ही स्वयं ही पूर्ति कर लेंगे, उसका जो भी चाहिए अपनी डिमांड को स्वयं पूरा करेंगे, तो ये एक बंद इकॉनमी हो जाती है। ठीक है, हो सकता है विशेषकर यदि वह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है और उसकी घरेलू कृषि अस्थायी आधार पर पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही है। यह उन्मुक्त और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए उसके पास विदेशों से खाद्य कार्य करने हेतु पर्याप्त विनियमन यानी कि लेन देन जो होता है अधिशेष है, इतनी बड़ी और ना ही सदैव होने वाली बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग आपूर्ति संतुलन, भूख तथा भूखमरी से बचाव हेतु, अब आया हमारा मतलब लाइन जो शायद काम आएगी आगे। तो विश्व के लिए समग्र रूप से मांग आपूर्ति संतुलन, भूख तथा भूखमरी से बचाव हेतु सदैव ही एक परिहार्य पूर्व शर्त है। तथापि पर्याप्त जो पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि खाद्य स्वतः अधिशेष वाले देशों में उन अभावग्रस्त देशों की ओर जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है चला जाए, यानी कि जिनके पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है उनके पास चला जाए। ये पैसेज कह रहा है, मतलब ये लाइन कह रही है पैसेज में। अतः विश्व स्तर पर भूखमरी, न्यून पोषण, कुपोषण आदि का असमान वितरण खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है, जो वृहद रूप में अविकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। ठीक है, जहाँ पे अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, मतलब वहीं तक ही सीमित है। जहाँ पे ठीक ठाक अर्थव्यवस्था है वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती। जहाँ तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का जो भरपेट भोजन एक प्राथमिक महत्ता है, इसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिलता रहा, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य पूर्ति की अबाधित श्रृंखला निर्मित करने की क्षमताओं में कमी आई है। खाद्य उत्पादन, वितरण, कीमतें, विशेष करके विकासशील देशों में विश्व में गरीबी द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। यानी कि जो कुल मिला जुला करके पैसेज ये कहना चाह रहा है कि जो कृषि आधारित जो खाद्य सुरक्षा है, उनके बीच जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा है मांग और आपूर्ति के आधार पे। जिन देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण ये ज़्यादा है। ठीक है, तो विश्व में ये असंतुलित हो रहे हैं। तो इनका हल क्या हो सकता है? ठीक है, तो इनका हल के लिए है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो है कि खाद्य उत्पादन पहला, उनका मार्केटिंग यानी विपणन मार्केटिंग को कहते हैं, और जो कीमतें हैं, ठीक है, वो विकासशील देशों में गरीबी द्वारा जो कीमत वहन की जा सकती है उनकी क्षमता है नहीं। तो ये विश्वव्यापी मुद्दा है कि उनकी क्षमता नहीं है, तो वो उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे। तो यही जो क्षमता है यही व्यापक मुद्दा बन गया है। तो खैर चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से हम लगाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कहता है क्वेश्चन का, कि अपेक्षाकृत जो मूलभूत, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेना एक बार फिर से, कि मूलभूत हल क्या हो सकता है, बेसिक क्या हो सकता है, बेसिक आवश्यकता क्या हो सकता है, बेसिक सोल्यूशन क्या हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2016 के जो पेपर है ना उसमें सारे स्टेटमेंट जो ऑप्शंस वाले हैं वो ऐसे दे रखे हैं ना कि वो बहुत करीबी मतलब ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको लगेगा कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इस तरीके के ऑप्शन इन्होंने ज़्यादा दे रखे हैं। तो चलिए इस आधार पर पढ़ते हैं पहले कि स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, कि अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना चाहिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ये हम मतलब ये करना चाहिए, वो अलग है। हमारे पास क्या ऑप्शन क्वेश्चन कि मूलभूत क्या हो सकता है सोल्यूशन, मूलभूत बेसिक सोल्यूशन, फंडामेंटल सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या किया जा सकता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। तो आप क्या उद्योगों का इंतज़ार करोगे स्थापित करने का? ये लॉन्ग टर्म के लिए है।
तो खैर पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये खैर मेरे हिसाब से तो ये नहीं होगा, तो हम इसको कैंसिल ही समझेंगे और इस आधार पे हम ऑप्शन ए, सी और डी तीनों को कैंसिल कर लेंगे, ठीक। और हमारा जो आंसर है वो बी इस आधार पे होगा। पर हम फिर भी आगे के ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना, हाँ ये सही है, तो हमारे यहाँ पे 2 सही लग रहा है। 3, जो विपणन की दशाओं का विनियमन करना, ठीक है, कि जो मार्केटिंग है जो हो रही है और वितरण हो रही है सब लोगों को समान रूप से मिल पाए, मतलब उनका जो नियमन है वो हम अच्छे से कर पाए ताकि लोगों को भोजन मिल पाए और उनका पेट भर पाए, तो ये भी सही है। और तो इस आधार पे भी सही हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना। आप हर एक को खाद्य सहायकी कहाँ से प्रदान कर पाओगे अभी, ठीक है, ये तत्काल वाली इसमें नहीं जाना है। आपके पास फंडामेंटल पूछा है यहाँ पे कि मूलभूत हल क्या हो सकते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि बहुत करीबी हैं, पर वो सारे के सारे सही नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल वैसा सा है। तो हमारा इस आधार पे ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पैसेज 5 के ना और भी मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं 68 के अलावा भी। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है 69, 70 और 71 भी, ठीक है। तो अब हम हिंदी के पैसेज देखते हैं कि 69 में क्या पूछ रहे हैं। सॉरी मैंने उस टाइम पे ये ध्यान नहीं दिया, आगे के क्वेश्चन नहीं देखे, मुझे लगा कि सब एक ही पैसेज के एक ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इस आधार पे मैं आगे बढ़ गई। तो खैर चलिए, हमने पैसेज पढ़ रखा है तो हम शायद रिलेट कर पाए। तो क्वेश्चन कहता है कि विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है कि कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार करना। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। हमने पैसेज पढ़ा था, पैसेज में चुनौती है मतलब पैसेज में कह रहा है कि भाई खाना दो, उनके बीच का संतुलन गड़बड़ हो रहा है, सबको खाना नहीं मिल पा रहा है और उसके जो कुछ कुछ कारण बन रहे हैं वो। तो इस आधार पे ए तो नहीं है कि उद्योग लगाइए आप अभी। बी है अल्प विकसित देशों में भूखमरी का उन्मूलन करना, तो ये भी आपको लगेगा कि ठीक ठीक से है। हम और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो है कि खाद्य एवं गैर खाद्य जो नॉन फूड है फूड है वस्तुओं के उत्पादन, ठीक है, के बीच संतुलन प्राप्त करना। उत्पादन के बीच संतुलन प्राप्त करना है, नहीं। डी है कि खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना, तो ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा सटीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। चलो बी भी पढ़ लेते हैं जिसको हमने छोड़ा हुआ था कि अल्प विकसित देशों में भूखमरी का उन्मूलन करना। तो केवल अल्प विकसित देशों में करना है, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा सटीक आंसर ये हमें दे रहा है, ये ज़्यादा कवर कर रहा है कि खाद्य और मांग आपूर्ति के बीच के संतुलन को प्राप्त करना, ठीक है। इस आधार पर हमारा डी आंसर जो है वो सही होगा। 70 क्या कहता है कि जो दिया गया पैसेज है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूखमरी और भूख घटाने में निम्नलिखित में से किस से और किन से सहायता मिलती है। तो ये विकसित देशों के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भूखमरी है उसको घटाने में क्या सहायता करती है, ठीक है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना। खाद्य की मांग बोल रहे हैं, है ना, तो ये सही है, यानी एक सही है। खाद्य आयात में वृद्धि करना, क्या ये विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए है कि भूखमरी का ऑप्शन है, कि मतलब भूखमरी को घटाने का ऑप्शन है। नहीं, ऐसा कहीं पैसेज में तो नहीं लिखा है, तो ये हमारा तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। खैर लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि हम सबकी जांच पड़ताल करते हैं इस वजह से। ऑप्शन स्टेटमेंट जो थर्ड है वो करता है कि निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना। हाँ, तो ये सही है। खाद्य उपभोग प्रतिमानों और प्रयासों में बदलाव लाना। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि खाद्य उद्योगों की जो प्रतिमान है उनके प्रयासों में बदलाव लाने वाली बात नहीं कही गई है।
तो इस आधार पर हमारा तो ये 4 नंबर ये कट जाएगा और 1 और 3 सही है, तो इस हिसाब से ये 3 सही होगा। आपको लगेगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कहाँ है, इस बारे में कोई बात की गई है? इस बारे में तो हमने सुन लिया। तो हाँ, हमने बात करी है। तो मैं आपको यहाँ पे पैसेज में दिखाती हूँ कि विश्व स्तर पर भूखमरी, न्यून पोषण या कुपोषण आदि का जो असमान वितरण है, क्या है? वो खाली जेबों और भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह है, ठीक है, जो कि वृहद रूप से अविकसित अर्थव्यवस्था तक सीमित है। तो जो खाली जेब है, ठीक है, वो भूखमरी का एक कारण है, वो भी है। और जो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था वहाँ तक सीमित है। और वहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो विकसित देश है, तो वहाँ पे ये चीज़ जो भूखमरी का कारण है, ये खाली जेब, ये तो नहीं होगा। उन्होंने उस चीज़ के लिए ऑप्शन निकाला है, और ऑप्शन क्या दिया है कि निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं कि 71 क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है कि विश्वव्यापी खाद्य पूर्ति के मुद्दे को मुख्यतः किसके या किन के कारण महत्व प्राप्त हुआ है, ठीक। यानी कि जो दुनिया में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है सही से, उसकी जो मेन मतलब रीज़न है, मेन जो रीज़न है वो क्या हो सकता है, ठीक है। उस तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है स्टेटमेंट में लिखा हुआ। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि। ये आपको लगेगा कि सही है, और ये वाकई में सही है, लेकिन क्या ये पैसेज में लिखा है? नहीं, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। उसमें सिर्फ खाद्य आपूर्ति से बात की गई है कि सबको खाना नहीं मिल पा रहा है। अल्प विकसित देशों के बारे में बात की गई है, ठीक। दूसरा है कि खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नहीं। ऐसा हो रहा है कि हमने अपने को आयात करना है, किसी के पास अधिशेष है, किसी को आयात करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, ठीक। तो ये गिरावट वाली बात भी पैसेज में कहीं नहीं लिखी है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा, या फिर आप खुद भी मतलब पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑप्शन अब ये दोनों तो है ही नहीं बच्चे, तो सी हमारा ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन क्या कहता है कि सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन, ठीक है। तो क्षमताएं विकसित नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड है, ये पूरा पैसेज खाद्य आपूर्ति पे आधारित रहा है कि हाँ, पूर्ति ही नहीं हो पा रही, बस यही बात है कि आप अच्छे से पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। जो सप्लाई और डिमांड वाला है वो काम नहीं सही से चल पाया, तो ये है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ हमारा 2016 का जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो हो जाता है समाप्त, पूरा का पूरा कवर फिनिश। और थैंक यू सो मच आप लोग सभी का कि आप मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने अच्छे से सुन रहे हो, और आई होप कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ और आगे भी इससे बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच अगेन।